तो मैं आपको बता चुका था बैंक दर। आरबीआई सभी बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। वर्तमान में यह दर क्या है 5.40%। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, नगद आरक्षक भुगतान जिसे बोलते हैं CRR। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया नगद आरक्षक भुगतान CRR। ठीक है ना। इसे आप पॉइंट नोट डाउन करते जाएं। सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा पूंजी का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वह CRR कहलाती है। तो इसे पॉइंट नोट डाउन करें बच्चे, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी राशि का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है ना। वह CRR या नगद आरक्षित भुगतान कहलाती है। वर्तमान में यह दर कितनी है 4% है बच्चों। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चौथे पॉइंट की बात करते हैं, सामूहिक तरलता अनुपात। इसकी बात करते हैं तो सभी बैंकों को अपनी जमा पूंजी का, सभी बैंकों को सामूहिक तरलता अनुपात यानी सभी बैंकों को अपनी जमा पूंजी का एक निश्चित राशि अपने पास रखनी पड़ती है। इसमें क्या है, इसमें आरबीआई के पास रखनी पड़ती है CRR में, और सामूहिक तरलता अनुपात में इसमें एक निश्चित राशि अपने पास रखनी पड़ती है। वर्तमान में वह दर कितनी है 18.50%। ठीक है ना बच्चों। तो इसे अपन बोलते हैं SLR। ठीक है ना बच्चों। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग, ठीक है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आपका ये है आपका पांचवा पॉइंट। ठीक है। इसमें क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रेपो दर और बैंक दर पर जो ऋण मिलता है, ठीक है ना, उसकी एक सीमा होती है। ठीक है ना बच्चों। इसकी बात कर लें आपको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या है, अनुसूचित बैंकों को रेपो दर और बैंक दर पर जो ऋण मिलता है, ये हो गई आपकी रेपो दर और ये हो गई आपकी बैंक दर। बैंक दर पर जो ऋण मिलता है उसकी एक सीमा होती है, अगर उससे अधिक उनको ऋण लेना पड़ता है तो उस पर अलग से ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की। ठीक है ना बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको भी मैं आपको जल्दी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, इसकी बात कर लेते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की। ठीक है ना बच्चों। इसके द्वारा देश के सभी बैंक रिजर्व बैंक से अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं, MSF। ठीक है ना बच्चों। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, ये आपका छठा पॉइंट है। ठीक है ना बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट। इसमें क्या है कि इसके द्वारा देश के सभी बैंक, देश का कोई भी बैंक हो वह रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। किसके तहत, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के तहत। इसके तहत सभी बैंक मतलब ऋण प्राप्त कर। तो कुछ अन्य दरों की बात कर लेते हैं। एक बेस रेट हो गई, एक प्राइम लेंडिंग रेट हो गई। अब बेस रेट की बात कर लें तो बेस रेट मतलब बच्चों ये होती है, इससे कम रेट पर कोई भी बैंक आपको ऋण नहीं देगा। बेस रेट, एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लेते, बेस रेट यानी इससे कम रेट पर कोई भी बैंक आपको ऋण नहीं देगा, चाहे आप उसके खास हो या खास ना हो। ठीक है ना बच्चों। ये आपकी बेस रेट हो गई, वो बेस रेट कहलाती है। और प्राइम लेंडिंग रेट क्या कहलाती है बच्चों, इसकी बात कर लें तो बैंकों के द्वारा लिया गया जोखिम या दिया गया ऋण, तो उसमें जोखिम की आवश्यकता नहीं है, प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है। वो एक रेट के तहत आपको ऋण देंगे जिसमें कोई भी जोखिम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है। बेस रेट क्या होती है, जिससे कम रेट पर बैंक आपको ऋण नहीं दे सकता, वह बेस रेट कहलाती है। ठीक है ना बच्चों। ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ और समझाता हूँ। ठीक है ना बच्चों। अब आप समझ लीजिए कुछ और पॉइंट। अब आ गया और पॉइंट नोट डाउन करते जाएं। ठीक है ना, दरों के लिए। तीसरा पॉइंट है आपका, रिजर्व बैंक बाजार में वस्तुओं की कीमत, साख की मात्रा, स्तर को नियंत्रित करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक दरों में परिवर्तन करता है। ठीक है ना बच्चों। रिजर्व बैंक है ना, जो बाजार में वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करता है, इसके लिए वह अपनी मौद्रिक दरों में परिवर्तन करता है। ठीक है ना बच्चों। चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का वैकल्पिक गवर्नर होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसकी बात कर ले, रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर ले तो। ठीक है ना बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसमें भारत का वैकल्पिक गवर्नर कौन होता है, वह होता है आपका RBI। ठीक है ना बच्चों। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ये होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है ना। इसमें गवर्नर, रिजर्व बैंक
वैकल्पिक गवर्नर होता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वैकल्पिक गवर्नर कौन होता है, वो होता है आपका आरबीआई, ठीक है ना बच्चों। इसकी बात कर ली मैंने आपसे। अब दूसरी बात करते हैं, रिजर्व बैंक मुद्रा के विनिमय मूल्य को स्थिरता प्रदान करता है। इसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल सदस्य देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है, ठीक है ना बच्चों। अब आपका छठा पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट की बात कर लें, रिजर्व बैंक नाबार्ड के माध्यम से किसानों तक ऋण पहुंचाता है और गोदामों के निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। अब रिजर्व बैंक नाबार्ड के माध्यम से नाबार्ड के माध्यम से किसानों तक ऋण पहुंचाता है। नाबार्ड क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, किसानों के हित के लिए मानी जाती है, ठीक है ना बच्चों। इसके माध्यम से किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है और वित्त उपलब्ध कराता है। अब एक सातवां पॉइंट की बात कर लें तो उसे रिजर्व बैंक आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करने का अधिकार रखता है, ठीक है ना बच्चों। रिजर्व बैंक आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करने का अधिकार रखता है, ठीक है ना बच्चों। तो करते हैं आरबीआई की नीतियां। तो आरबीआई की नीतियां की बात कर लें बच्चों, तो सबसे पहले पॉइंट आएगा आपका मात्रात्मक नीति और एक हो जाएगी आपकी गुणात्मक नीति, ठीक है ना बच्चों। तो एक हम नोट डाउन कर लें, आरबीआई की नीति, पहला पॉइंट मात्रात्मक नीति, दूसरा है गुणात्मक नीति। अब अपन बात कर लेते हैं मात्रात्मक नीति। मात्रात्मक नीति में क्या होता है, देखो बच्चों, इसमें खुले बाजार की प्रक्रिया होती है, बैंक रेट, CRR, SLR और MSF, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना बच्चों। CRR क्या होता है, नगद आरक्षित भुगतान। SLR क्या होता है बच्चों, तो सामयिक तरलता अनुपात। MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका, ठीक है ना बच्चों। अपन बात करते हैं खुले बाजार की नीति। तो मात्रात्मक नीति में पहला पॉइंट है आपका खुले बाजार की नीति। तो खुले बाजार की नीति अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जब बाजार में महंगाई हो तब क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर, CRR, SLR, MSF बढ़ा देती है, ठीक है ना। जब बाजार में क्या हो बच्चों, महंगाई हो, और जब बाजार में मंदी हो, जब मंदी, जैसे कि अभी देश मंदी से जूझ रहा है, तो इसमें क्या होता है, आरबीआई बैंक दर, CRR, SLR, MSF बढ़ा देता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप समझ चुके होंगे और मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट था आपका आरबीआई की नीतियों का गुणात्मक नीति, ठीक है ना बच्चों। अब गुणात्मक नीति में क्या होता है, तो इसको भी आप लोग समझ लें। गुणात्मक नीति में बच्चों बात कर लें तो इसमें होती है साख राशनिक की व्यवस्था, चयनात्मक साख नियंत्रण, नैतिक प्रभाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई और प्रचार। चलो अब इनको एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो चलो ठीक है, अब गुणात्मक नीति की बात कर लेते हैं। गुणात्मक नीति में पहला पॉइंट है ना, जो आपका पहला पॉइंट है आपका क्या है, साख राशनिक की व्यवस्था। तो साख राशनिक की व्यवस्था में बात कर लेते हैं आपकी साख राशनिक की व्यवस्था, ठीक है ना बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं, साख राशनिक की व्यवस्था, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इस साख राशनिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाली ऋण की मात्रा को फिक्स कर लेता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, साख राशनिक व्यवस्था के तहत, इसके तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो ऋण देता है उसकी क्या ऋण मात्रा को फिक्स कर लेता है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है आपका क्या, चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है ना बच्चों। दूसरा पॉइंट है आपका चयनात्मक साख नियंत्रण। तो इसमें क्या होता है, तो इसका भी सुन लीजिए बच्चों। इसमें रिजर्व बैंक निश्चित कर देता है कि सभी बैंक के क्षेत्र में कितना ऋण दें। चयनात्मक साख नियंत्रण में क्या होता है, इसमें रिजर्व बैंक यह निर्धारण कर देता है, रिजर्व बैंक और आरबीआई यह निर्धारण कर देता है कि बैंक किस क्षेत्र में और कितना ऋण दे सकती है। उसमें क्या होता है, चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है ना बच्चों। इसमें आरबीआई निश्चित कर देता है कि बैंक किस क्षेत्र में और किस क्षेत्र में आपको ऋण दे सकती है। अब आपको आ जाती है नैतिक प्रभाव। तो नैतिक प्रभाव में बात कर लेते हैं बच्चों। आपको ये सब आपके किस में चल रहे हैं, आपकी गुणात्मक नीति, जो दूसरा पॉइंट था इसमें चल रहे हैं, ये गुणात्मक नीति में, ठीक है ना बच्चों, गुणात्मक नीति में, ठीक है ना बच्चों। इसी के अंदर ये पॉइंट आ रहे हैं। आपका तीसरा पॉइंट है नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव में बच्चों क्या होता है, इसमें रिजर्व बैंक अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सभी बैंकों को समझाता है। नैतिक प्रभाव मतलब एक अच्छा आचरण किस प्रकार तो बैंक दे सकते हैं, जो समाज में जो किसान होते हैं, जो मीडियम परिवार, उसमें नैतिक प्रभाव किस प्रकार
किसानों या गरीबों को जिसको अपन ऋण दे सकते हैं उसको किस प्रकार समझाया जा सकता है, वो आरबीआई समझाता है बैंकों को, ठीक है ना। उसे अपन बोलते हैं नैतिक प्रभाव। अब चौथा पॉइंट आपका आ जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या होता है बच्चों, प्रत्यक्ष कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई की बात कर लें तो प्रत्यक्ष कार्रवाई, यदि बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन ना करें तो आरबीआई अन्य बैंकों का लाइसेंस रद्द कर देता है। जैसे प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या है, डायरेक्ट अटैक करना, ठीक है ना बच्चों। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या होता है, अगर अन्य बैंक आरबीआई की बात ना माने तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत वह उनका लाइसेंस ही रद्द कर देता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें आरबीआई अन्य बैंकों जो नियम का पालन ना करें उनको लाइसेंस रद्द कर सकता है, ये कर देता है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट आ गया आपका प्रचार, ठीक है ना बच्चों। प्रचार की बात कर लेते हैं तो प्रचार, आरबीआई विज्ञापनों द्वारा अपनी नीतियों आम लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना बच्चों। इसमें क्या हो जाता है, प्रचार में जो आरबीआई है ना, जो बैंकों का राजा कहा जाता है, ये अपनी प्रचार के माध्यम से अपनी नीतियों को, अपनी सरलता को, किस प्रकार कर्जा को, या जो भी अपडेट डाटा होता है वह किसानों को प्रचार के माध्यम से पहुंचाता है, ठीक है ना बच्चों। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में। लेकिन बच्चों मैं एक बात और आपको बता दूं, देखिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, इसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये दिमाग का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स एमपी में चुटकियों में करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। लेकिन जो मोस्ट सब्जेक्ट है, जो हार्ड सब्जेक्ट होता है, मैंने अर्थशास्त्र से स्टार्ट इसलिए किया या मैं जियोग्राफी स्टार्ट कर सकता था, हिस्ट्री स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि ये हिस्ट्री जियोग्राफी क्या है, इसमें तो फैक्ट है ओनली, इसमें पढ़ते जाना। लेकिन दिमाग का होता है, आपकी साइंस में आपका दिमाग लगेगा, अर्थशास्त्र में दिमाग लगेगा। लेकिन ये एमपी हिस्ट्री मैं तो चुटकियों में करवा दूंगा, आप तो बस देखते जाएं और मेरा मैं जो कह रहा हूँ उस बात को फॉलो करते जाएं, ठीक है ना बच्चों। तो अपने बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ। आशा करता हूँ कल की क्लास में भी और मजा आएगा।